युद्ध में जिस बात का डर था वो हो गया है। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 अप्रैल को, और 8 अप्रैल सुबह 6:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, वो खत्म हो रहा है। और ये युद्ध इतना भीषण हो रहा है, उसका जो आप अंदाजा है वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से लगा सकते हैं। उनका ट्वीट पढ़ रहे हैं कि आज रात पूरी एक सभ्यता खत्म हो सकती है जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है। हालांकि जब पूरी तरह सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अलग समझदार और कम कट्टर लोग, सोच वाले लोग आएंगे, तो शायद बहुत बड़ा और अच्छा हो सकता है, कौन जानता है। इसके साथ ही भारत ने भी जो लोग ईरान में रह रहे हैं उनके लिए एक नोटिस जारी किया है और उन्हें अपने घर में रहने के लिए कहा है। उन्हें भी ये लग रहा है कि युद्ध एक्सलेट हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो अब इसकी पूरी किस तरह का ये तस्वीर बना रहा है, किस तरह ये जा सकता है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो बहुत कुछ घट गया हो, लेकिन किस दिशा में ये बढ़ेगा उसके लिए हमारे साथी सुल्तान है, वो पूरे मामले को आपको बताने वाले हैं। हाँ, तो सूरज, ऐसा है कि तमाम जो डिप्लोमेटिक कोशिशें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हो रही थी, इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये मामला जो है वो सुलझता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान ने अब फाइनली ये इनकार कर दिया है कि वो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन में बिलीव नहीं करता है, और उसने पाकिस्तान को मना कर दिया है। जब हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बात करेंगे तो हम इसके ऊपर डिटेल पे चर्चा करेंगे। लेकिन अब यहाँ से युद्ध जो है वो एस्केलेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ से युद्ध जो है फिर से परवान चढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो हमने जो पिछले 24 घंटे के जो अपडेट्स हैं वो आपके लिए इकट्ठा किए हैं। जैसा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से हम इस किस्म के वीडियो आपकी तरफ से आपके लिए करते आए हैं। तो अब हम सबसे पहले, जैसे हमारी रवायत रही है, कि हम ईरान की जो स्ट्राइक्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ईरान ने सबसे पहले जो बड़ा अपडेट है, ये हालांकि ईरान की स्ट्राइक नहीं है, लेकिन इसी युद्ध से जुड़ी हुई स्ट्राइक है, और मतलब इसी युद्ध से जुड़ी हुई घटना है। इसको हम पहले बात कर लेते हैं। इस्तांबुल एक जगह पड़ती है तुर्की में, यहाँ पे 3 हथियारबंद लोगों ने इजराइल की जो एम्बेसी है उसके ऊपर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि इन तीनों लोगों को मार गिराया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, जो तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके द्वारा। और ये ईरान इजरायली एम्बेसी पे हमला था यहाँ पे। और ये हमको इस किस्म की वारदातें कई जगहों पे देखने को मिली है, तमाम जगहों पे जहाँ पे यूएसए या इजराइल के जो दूतावास हैं वो अभी संकट में से गुजर रहे हैं। वहाँ पे जो है सुरक्षा की चुनौती जो है और ज़्यादा कड़ी हो गई इन दोनों यूएसए की, और ख़ासतौर पे इस्लामिक देशों में जहाँ जहाँ पे यूएसए और इजराइल की एम्बेसीज़ हैं। जिन जिन देशों में, बहुत कम देशों में इजराइल की एम्बेसीज़ हैं, बाकी यूएसए की एम्बेसीज़ लगभग सब देशों में हैं। तो उनकी सुरक्षा बहुत जो है क्रिटिकल हो गई है। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई हैं, बड़ी स्ट्राइक्स जो हुई हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल इजराइल की बात कर लेते हैं। मतलब तेल अवीव के जो आसपास का सबर्ब का एरिया है वहाँ पे लगातार ईरान की तरफ से क्लस्टर म्यूनिशन फायर किए गए हैं, ताकि, और कई जगहों पे वहाँ पे नुकसान हुआ है, जिसमें रमत गान है, रोश हाइन है, रमत हासरौन है, और बनई बार्क है, पतेह तिकवा है। यहाँ पे क्लस्टर म्यूनिशन के जो डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे सामने उसके विजुअल कन्फर्मेशन है। इसके अलावा तेल अवीव के में 10 जगहों पर, जो इसराइल की राजधानी है वहाँ पर 10 जगहों पर क्लस्टर म्यूनिशन के इम्पैक्ट हुए हैं, ऐसा इजरायली अथॉरिटीज़ का ने मीडिया को इन्फॉर्म किया है। इसके अलावा जब हम ये बात करते हैं कि ईरान की तरफ से जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जीसीसी कंट्रीज़ का, उसको निशाने पे लिया गया है। यूएई के 2 इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको निशाने पे लिया गया है, जिसमें एक असब ऑयल फील्ड है और दूसरा हबसान ऑयल फील्ड है। ये दोनों जगह पे हमारे पास में सैटेलाइट इमेज का कंफर्मेशन है कि सैट इमेजेस हमारे पास में ऐसी हैं जो कि पहले और बाद की, और ये दर्शाती हैं कि यहाँ पे इन दोनों ऑयल फील्ड्स के ऊपर ईरानी इम्पैक्ट हुआ है और वहाँ से धुआं उठते हुए देखा जा सकता है। इसका मतलब है वहाँ पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात हम कह सकते हैं दावे के साथ में कि ऐसा हुआ है। दुहोक एक जगह पड़ती है कुर्दिस्तान में, इराकी कुर्दिस्तान में, जो कि कुर्दों का वहाँ पे ऑटोनोमस एक पूरा का पूरा राज्य है, और वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हुआ है दुहोक में। और इसके अलावा जुबैल एक करके जगह पड़ती है सऊदी अरेबिया में, ये इंडस्ट्रियल टाउन है, और यहाँ पे हमको डायरेक्ट इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये दावा किया गया था कि उनके ऊपर कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मिसाइल की डिब्रीज गिरी है, मिसाइल का मलबा गिरा है जिसकी वजह से आग लगी है। लेकिन हमारे पास में विजुअल कन्फर्मेशन जो है वो दूसरी कहानी कहते हैं, और वो ये बताते हैं कि सऊदी में जो जुबैल है, इंडस्ट्रियल जो सिटी है, उसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट हुए हैं कम से कम 2। और इसमें जो हमारे पास में जो हमारे सोर्सेज से दावा किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया बेसिक इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन या साबिक
रिपब्लिक की जो फैसिलिटी है उसको हिट किया गया है ईरान की तरफ से। और आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि साबिक दुनिया में पेट्रोकेमिकल की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है, अच्छा। तो उसकी फैसिलिटी को हिट किया गया है ईरान की तरफ से। इसके अलावा अली अल सालेम बेस जो है कुवैत का, उसको भी हिट किया गया है, जिसमें CBS न्यूज़ की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि इसमें कम से कम 15 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं ईरान की इस अटैक में। तो ये ईरान की तरफ से जो है हमले वो हमने आपको बताए मोटा मोटी तौर पे। और अमेरिका की तरफ से भी कुछ हमला हुए थे? जी, अमेरिका और इजराइल की तरफ से लगातार हमले ईरान पे हुए हैं पिछले 24 घंटे में, और बहुत शदीद किस्म के हमले हुए हैं। बहुत तीखे हमले जो हैं ईरान पर इजराइल और अमेरिका के द्वारा किए गए हैं, और उन हमलों की डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात है, जिसको ये माना जा रहा है कि इस युद्ध में एक एक्सकेलेशन लैडर जो है वो आगे बढ़ गया है, जिसके ऊपर हमने आपको अलग से एक वीडियो बना के बताया था कि खर्ग आइलैंड और पर्शियन गल्फ में जो ईरानी फैसिलिटीज़ हैं उनको लगातार निशाना बनाया गया है अमेरिका में, जिसमें रेडार स्टेशन है, मिलिट्री बेसिस हैं, लैंडिंग डॉक हैं, इसको निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और ये एस्केलेशन माना जाता है, हमने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि इजराइल ईरान वॉर जो 10 साल तक चला था, जिसको टैंकर वॉर भी कहा जाता था, दोनों पक्ष जो है एक दूसरे के ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे थे। 400 से ज़्यादा ऑयल टैंकर उस समय निशाना बनाए गए थे, उसके बावजूद खर्ग आइलैंड को निशाना उस समय नहीं बनाया गया था। तो खर्ग आइलैंड को अब निशाना बनाया गया है, और ये ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, और इसको निशाना बनाया गया है। तो ये स्थिति बनती है, और यहाँ से युद्ध जो है पूरी तरीके से एक लेवल जो है अपग्रेड हो गया है। अब ईरान की तरफ से इसका जवाब आना तय माना जा रहा है, जो हमको अभी तक समझ में आता है। ईरान इसको बहुत भयंकर तरीके से, बहुत तीखे तरीके से रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा, जो कि खर्ग आइलैंड पे हमला हुआ है। क्योंकि खर्ग आइलैंड एक तरीके से ईरान ने वो खर्ग आइलैंड को एक रेड लाइन की तरह ड्रॉ कर दिया था कि अगर आपने इसके ऊपर हमला किया तो फिर जो हमने रिस्ट्रेन कर रखा है अपने आप को कि हम GCC कंट्रीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, उनको फिर हम उस जो रिस्ट्रेन को हम मानना बंद कर देंगे, उन पाबंदियों को मानना बंद कर देंगे। फिर हमारे लिए जो है खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा, हम पूरी तरीके से हमले के ऊपर आ जाएंगे। इस बीच में IRIB जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब वहाँ का दूरदर्शन है एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, तो उसके जो स्टूडियोज हैं तेहरान में, सिराज में, कुंभ में, यहाँ पे हमले हुए हैं। और ये हमले क्यों महत्वपूर्ण हैं, इसको आप इस तरीके से समझिए कि ईरान में लगातार इंटरनेट ब्लैकआउट चल रहा है, तो ईरान में न्यूज़ का, इंफॉर्मेशन का एकमात्र जरिया जो है वो IRIB है, और उसके स्टेशंस को हिट किया गया है। तो एक तरीके से जो पब्लिक कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको निशाना बनाया गया है, ताकि सरकार और जनता के बीच में जो कम्युनिकेशन का एक ब्रिज वहाँ पे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कर रही थी IRIB, उसको नुकसान पहुँचाया जा सके, उनकी फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुँचाया जा सके। इस बीच में कई जगहों पे इजराइल के द्वारा ये कहा गया है, IDF ने ये स्वीकार भी किया है कि हमने ईरान में रेलवे फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया है खास तौर पे, और हमारे पास में जो कन्फर्मेशन आ रहे हैं वो तबरीज़ में, मियानेह में, जंजान में और कशान में, ये 4 जगहों पे जो है रेलवे लाइंस जो हैं इनको निशाना बनाया गया है। मसहद रेलवे लाइंस ने अपने ऑपरेशंस इसके बाद में बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनके जो कर्मचारी हैं वो उनको ये डर था कि वो कहीं इन जो बमबारी। हम यहाँ पे टोकना चाहेंगे आपको, ये जो 4 जगह आपने बताया कि रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया, तो स्पेसिफिक ये 4 जगह कुछ खास यहाँ से जो क्या ये तबरीज और ये दरअसल क्या होता है कि जब भी आप ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी करते हैं तो आप सबसे पहले सप्लाई लाइंस को निशाना बनाते हैं कि जो आपके दुश्मन है उनकी सप्लाई लाइंस जो है उनको काटा जाए। सप्लाई, हाँ, तो रेलवे जो है सप्लाई लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। रेलवे एक तरीके से बैकबोन मानी जाती है। अगर कोई भी देश जो डिफेंडिंग है उसके सप्लाई लाइंस जो है वो रेलवे से ही तय होते हैं। हमारे यहाँ पे भी जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है, जो कि हम ऐसा समझते हैं कि लास्ट मोबिलाइजेशन, बड़ा मोबिलाइजेशन जब संसद पे हमला हुआ था, उसके बाद हमने बॉर्डर पे देखा था कि उस समय ऑपरेशन पराक्रम के टाइम में खूब बड़ा मोबिलाइजेशन हमारे तरफ से किया गया था, जो कि मोबिलाइजेशन लगभग 6 महीने तक बॉर्डर पे टिका रहा सेना का। उस समय भी रेलवे का ही इस्तेमाल किया गया था। तमाम टैंक्स और आर्टिलरी के जो भारी गन्स हैं उनको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए। हाँ, सप्लाई लाइंस तोड़ना ये बुनियादी उसूल है। कोई भी अगर ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी होती है तो उससे पहले एयरफोर्स जो है सप्लाई लाइंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, ताकि दुश्मन को ज़्यादा से कम सप्लाई मिले और वो कम से कम आपके सामने। इससे पहले भी क्या हमला हुआ है सप्लाई लाइंस पे?
सप्लाई लाइंस पे इससे पहले B1 ब्रिज जो है, जो कि करज और तेहरान को जोड़ता है, करज नदी पे स्थित ये ब्रिज है, इसको पिछले सप्ताह जो है यूएस ने निशाना बनाया था, और इस सप्ताह जो है अभी मतलब आज जो है दूसरी बार उसको निशाना बनाया गया है इजराइल की तरफ से। तो ये B1 ब्रिज बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है सप्लाई लाइन के हिसाब से, करज और तेहरान को जोड़ता है, दोनों स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा कुम में भी एक ब्रिज पे हमला हुआ है, जो बार बार ये बोला जा रहा था यूएसए के द्वारा कि ब्रिज और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम निशाना बनाएंगे, तो ब्रिजेस को इस बार निशाना बनाया जाना शुरू हो चुका है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। खुरमाबाद में जो एयरपोर्ट है उसको निशाना बनाया गया है, जिसका भी विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। तेहरान में स्पेस रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मेहराबाद एयरपोर्ट को फिर से निशाना बनाया गया है। मेरी जहां तक जानकारी है 1 दर्जन से ज़्यादा बार मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा चुका है तेहरान में। कल 3 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया था, आज जो है मेहराबाद को फिर से स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। इसके अलावा सिराज में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है उसको निशाना बनाया गया है। ये आईडीएफ की तरफ से जानकारी दी गई थी, और आईडीएफ ने ये कहा था इस पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से बहुत सारे विस्फोटक जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे, जो कि इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था ईरान। इसकी वजह से सिराज के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया है। नजफाबाद एक जगह पड़ती है इस्फहान में, और इस्फहान बहुत क्रिटिकल लोकेशन है ईरान के लिए, क्योंकि वहाँ पे उसकी न्यूक्लियर साइट भी है। और यहाँ पे नजफाबाद के पास में एक पहाड़ी है जहाँ पे हमला किया गया था यूएसए के द्वारा, और उसके बाद में वहाँ पे सेकेंडरी ब्लास्ट हमको देखने को मिला था कि सेकेंडरी एक्सप्लोजन वहाँ पे हुआ है। तो हम सेकेंडरी ब्लास्ट या सेकेंडरी एक्सप्लोजन को इसी तरीके से मानते हैं कि कोई क्रिटिकल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो कम से कम वो हिट हुआ है, इस तरीके से उसको देखा जाता है। तबरीज़ में कम से कम 10 स्ट्राइक जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, ये भी जिसमें हमने बताया था कि IRIB का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हिट किया गया था। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि रेलवे लाइन्स भी हिट हुई थी। इसके अलावा तबरीज़ में 10 स्ट्राइक जो हैं वो टोटल नोट की गई हैं। अल-क़याम एक जगह पड़ती है वेस्टर्न इराक में, यहाँ पे PMF पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का बेस है, इसको हिट किया गया था यूएसए द्वारा, क्योंकि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स इराक में तमाम यूएस के जो बेसेस हैं उनको लगातार निशाना बना रही है। हमारे न्यूज़ पिंच के दर्शक इतना जानते हैं कि PMF जो है वो एक तरीके से तमाम शिया मिलिशिया जो कि खड़ी की गई थी बुनियादी तौर पे ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए इराक में, उनका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको बाद में इराक की सेना में 2015 के आसपास शामिल कर लिया गया। तो अल-क़याम में PMF का जो बेस था उसको यूएस ने स्ट्राइक किया है। इस बीच में ईरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि अर्दाकान न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है यहाँ जो कि यज़्द में पड़ती है, इसको निशाना बनाया गया है, और ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का, क्योंकि यहाँ पे येलो केक बनाया जाता है। येलो केक एक तरीके से समझ लीजिए कि यूरेनियम का जो शुरुआती रूप है, यूरेनियम का से अयस्क से जो है यूरेनियम छांटने की जो प्रक्रिया है, प्योर यूरेनियम निकालने की प्रक्रिया, वो यहाँ पे होती है। तो जितना भी यूरेनियम ईरान के पास में है उसको हासिल करने के लिए और यूरेनियम हासिल करने के लिए ये जो यज़्द की फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको पहले भी निशाना बनाया गया था और अभी फिर निशाना बनाया गया है। ये ईरान की जो न्यूक्लियर एजेंसी है उसकी तरफ से ये दावा किया गया है। तो ये मोटा मोटी स्ट्राइक हैं 24 घंटे में, और ये वॉर जो है अभी इस समय हमको जो हम दिखाई दे रहा है, तो ये और एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है और आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। एक स्टेप जो है आगे अपग्रेड हो गया है, और अब जो आज की रात है वो बहुत क्रिटिकल रात है। आज की रात उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोनों तरफ से भयंकर हमले एक दूसरे के ऊपर एक बार आप ट्रंप के ट्वीट को भी थोड़ा सा डिफाइन करें कि जिस तरह का उन्होंने वर्ड का प्रयोग किया है कि हम पूरी एक सभ्यता को खत्म कर देंगे। हाँ, उसके बाद कई जगहों पे ये बातचीत हो रही थी कि क्या ट्रंप जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके ऊपर व्हाइट हाउस ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि न्यूक्लियर ऑप्शंस का हम इस्तेमाल नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले JD वैंस ने जो बयान दिया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हमारे टूल किट में कई सारे ऐसे टूल हैं जो कि ईरान को बातचीत के टेबल पे लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जो है लोग ये न्यूक्लियर ऑप्शन के तौर पे उसको सोचेंगे, न्यूक्लियर ऑप्शन, क्योंकि सभ्यता खत्म करना एक ऐसा बयान है जिसमें आपके दिमाग में ना चाहते हुए भी न्यूक्लियर वॉर की स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसके ऊपर सफाई दे दी है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर व्हाइट हाउस के बारे में गंभीरता से सोच भी रहा है तो ये इतनी घृणाजनक बात है कि उसको वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जिनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो कम एरिया में हो, ऐसे भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होती है कि आप साफ तौर पे मना कर दें कि हमारी तरफ से वो
नहीं इस्तेमाल किया गया है। खासतौर पे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर अगर आप इस तरीके के टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमने उस न्यूक्लियर साइट के ऊपर जो है बम गिराया था, उसकी वजह से रेडिएशन हो गया। अच्छा। और हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये तमाम किस्म की थ्योरीज जो हैं वो चलती हैं, लेकिन जब तक हमारे पास में कोई ठोस रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये हमने अभी, आपने जैसा कि हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पे सबसे पहले ट्रंप के ही बयान को डिस्कस करने वाले थे, जिसके ऊपर हमने अभी एक तर्जिया आपके सामने रख दिया है जेडी वांस के बयान पर। और इस बीच में ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि डिप्लोमेटिक जो जितने भी एफर्ट्स हैं वो हमने फ्रीज कर दिए हैं, अब अमेरिका से किसी भी तरीके से राब्ते में नहीं हैं और हमें अमेरिका के साथ में बातचीत करने में कोई दिलचस्पी हमारी नहीं है। तो हम यहाँ से इस पूरे बातचीत के प्रोसेस को ख़त्म कर रहे हैं और बैक टू द बिजनेस, जिस तरीके से वो युद्ध चल रहा था, 15 दिन की जो म्याद एक बार ली गई थी, पहले 5 दिन की फिर 10 दिन की, और तो इस म्याद को जो है खत्म हो जाएगी। वो आज सुबह भारतीय समय के हिसाब से 5:30 बजे और ईरान के समय के हिसाब से सुबह 3:30 बजे और अमेरिका के हिसाब से शाम को मतलब 8 बजे के तकरीबन जो है वो म्याद खत्म हो जाती है। उसके बाद में तमाम स्ट्राइक्स की तैयारी की जा रही है। इस बीच में आईआरजीसी ने यह बयान दिया है कि अब हम अच्छे पड़ोसी होने के जो जितने भी हमारी पाबंदियां थी उसको छोड़ेंगे। हम अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि आने वाले कई सालों तक वो तेल और गैस से मरहूम रहेंगे। तो ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। इस बीच में रॉयटर्स ने एक खबर छापी ईरानी सोर्सेज के जरिए, और रॉयटर्स का ये कहना है कि ईरान जो है अगर ईरान का ये कहना है रॉयटर्स को कि अगर ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ तो सऊदी सहित पूरा खित्ता जो है वो अंधेरे में डूब जाएगा। हमारे सहयोगी जो हैं वो बाब अल मंदाब को बंद कर देंगे। अब हमने आपको कल के एपिसोड में ये बताया था कि आईआरजीसी के कई कमांडर और हिजबुल्लाह के कई कमांडर कल ही यमन उतरे हैं ताकि वो वहाँ पे हुतीज के संगठन जो कि अंसारुल्लाह जिसको कहा जाता है, सामान्य तौर पे उनको हुतीस के नाम से जाना जाता है क्योंकि वो अल हुती फैमिली से ताल्लुक रहता है उस पूरे के पूरे संगठन का। वो एक ही फैमिली के इर्द गिर्द बना हुआ, एक ही खानदान, एक कुनबे के इर्द गिर्द बना हुआ पूरी तरीके से एक अस्करी तंजीम है, एक हथियारबंद संगठन है। तो हुतीस के से वो मिलने गए हैं और इसी संभावना पे बात हो रही है कि कल को अगर ऐसी स्थिति बनती है कि अमेरिका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करता है तो क्या हम बाब अल मंदाब को बंद करने की स्थिति में हैं भी या नहीं। तो वो जो है सारी बातचीत जो है वो हो रही थी। इस बीच में ईरान का ये कहना है कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला हुआ तो बाब अल मंदाब को हम बंद करवा देंगे अपने इत्तेहादियों से, और उसके अलावा हम पूरे खित्ते को अंधेरे में डुबा देंगे। उनका मतलब है कि जीसीसी की जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हालात जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगे, फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे सारा मामला चला जाएगा कि वहाँ से फिर बातचीत की संभावना नहीं है। दोनों साइड में से एक साइड को जो है पीछे हटना पड़ेगा, अपनी हार माननी पड़ेगी, तभी जाके ये युद्ध रुकेगा। इस बीच में एनवाईटी ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी 3 ईरानी ऑफिशियल से बात करके और ये खबर कंफर्म की है, इसको पुख्ता किया है कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एनवाईटी को बताया कि हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से मना कर दिया है कि अब जो आप मीडिएशन कर रहे थे हम अब जो है आगे कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो आपको मीडिएशन की कोई ज़रूरत नहीं है हमको अभी। दोनों तरफ से ये बता दिया गया है। हाँ, तो ईरान की तरफ से साफ साफ कर दिया गया है कि हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बीच में कल ही ईरान ने जो है जीसीसी के जो तमाम उनके पड़ोसी देश हैं जो कि मुस्लिम देश भी हैं और जीसीसी के जो जितने देश हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जितने देश हैं, वो उन्होंने ईरान को ये बता दिया, ईरान ने उनको ये बता दिया था कल ही कि अगर हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हुआ तो आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा। अमेरिका को तो हम वैसे ही नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप भी फिर जो है लपेटे में आ जाएंगे। ये आईआरजीसी ने आज सुबह फिर से कंफर्म कर दिया था। तो हमको एक तरीके से ये दिख रहा है कि ये वॉर आगे अगर बढ़ता है तो किस दिशा में जाएगा। और यहाँ से अगर हम तर्जिया करें, इस चीज़ का विश्लेषण करें, तो हमको ये समझ में आता है कि ईरान का जो रिटेलिएशन होगा वो खास तौर पे जीसीसी कंट्रीज़ के खिलाफ होगा, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जो जितने भी देश हैं उनके खिलाफ होगा, जो पर्शियन गल्फ से जितने भी देश लगे हुए हैं उनके खिलाफ होगा, और वहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान निश्चित रूप से निशाना बनाएगा। इस बीच में एक दिलचस्प खबर जेरूसलम पोस्ट में छपी है, हालांकि वो यूक्रेनियन सोर्सेज के हवाले से छपी है। तो आप ये समझिए भारत के खिलाफ अगर कोई खबर छपे और वो पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से छपे तो उसकी विश्वसनीयता आप थोड़ा संदेह करते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो खबर जो छपी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो जेरूसलम पोस्ट में छपी उसके हिसाब से रशिया ने 55 क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मार्क करके ईरान को दिया है,
जीसीसी कंट्रीज़ की ये 55 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि क्रिटिकल हैं। उसमें उन्होंने 3 स्टेज में, 3 अलग-अलग स्टेज में तमाम जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको रखा है। पहले में उन्होंने रखा है जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं, पावर प्लांट्स वगैरह हैं, तो इनको पहले कैटेगरी में रखा है। दूसरे में अर्बन और इंडस्ट्रियल जो एनर्जी हब्स हैं, जहाँ से रिले होते हैं एनर्जी, जहाँ स्टोर होती है एनर्जी, तो उनको दूसरे स्टेज में रखा है। और तीसरे स्टेज में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा है। तो इस तरीके से 55 टोटल मार्किंग जो है वो की गई है रशिया के द्वारा, और ये सारी रिपोर्ट जो है उन्होंने ईरान को दी है, ऐसा यूक्रेनियन का कहना है जेरूसलम पोस्ट को। तो ये बहुत यहाँ पे मैं साफ कर देना चाहता हूँ। अब जो लगातार बात हो रही है कि यूएसए क्या हमला करेगा, नहीं करेगा, क्या हमला हो सकता है, उससे पहले उसको समझाने के लिए मेरे पास में एक सूत्र है जो मैं आपको देता हूं। हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जीसीसी मतलब मिडिल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में क्या बिल्डअप अभी यूएसए का है, यूएसए की जो मिलिट्री कैपेसिटी है वो कितनी है, क्या डिप्लॉयमेंट यूएसए का वहाँ पे है, तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो अभी जो 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं जिसमें जेराल्ड फोर्ट है और अब्राहम लिंकन है, ये ऑलरेडी तैनात हैं, जो सेंटकॉम के एओआर है, मतलब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैं जो कि पहले से तैनात हैं। इसका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मतलब आप समझ लीजिए एक ऐसा जहाज जिसके ऊपर हवाई पट्टी होती है, जहाँ से हवाई टेक ऑफ कर सकते हैं फाइटर जेट्स। तो ये 2 पहले से तैनात हैं। इसके अलावा यूएसएस त्रिपोली है, वो भी जो है उसको भी तैनात कर दिया गया है। तो ये भी फिलहाल जो है तैनात है, डिप्लॉयड है सेंटकॉम की, सेंट्रल कमांड की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसमें यह कहा जा रहा है कि इस यूएसएस त्रिपोली के साथ में 2500 मरीन्स हैं जो कि तैनात किए गए हैं। ये एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप कहा जाता है इसको। ये 2500 मरीन एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप के सदस्य हैं। एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप का मतलब ये है कि उनके पास में ऐसे संसाधन हैं कि वो पानी में रहते हुए भी और पानी के बाहर ज़मीन पर भी, दोनों जगहों पे जो है वो असॉल्ट कर सकते हैं, अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस ऐसी स्थिति है, तो इसमें 2500 मरीन जो है यूएसएस त्रिपोली के साथ में डिप्लॉय किए गए हैं। तो यह स्थिति अभी बनती है। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश जो है, ये भी एक कैरियर वेसल है जो कि मेडिटेरेनियन सी में सेल कर रही है फिलहाल, और इसको 1 सप्ताह का समय लगेगा कि वो एओआर सेंटकॉम के एओआर मतलब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो डिप्लॉय हो जाए। इसके अलावा यूएसएस बॉक्सर है जो कि असॉल्ट, इसके साथ में भी एक असॉल्ट एम्फीबियस ग्रुप है जिसमें 2500 मरीन है। ये भी अगले सप्ताह तक जो है सेंटकॉम की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहुंच जाएगा। इसके अलावा ये खबर आ रही है कि एयरफोर्स ने भी अपना बिल्डअप जो है वो शुरू कर दिया है, जिसमें 6 B-52 बॉम्बर्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, और अनडिस्क्लोज नंबर ऑफ B-2 बॉम्बर्स और B-1 बॉम्बर्स जो हैं, जो कि यूके में स्टेशन थे, उनको भी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है। कुल मिला के जो हमारे सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि कुल मिला के 23 स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स जो हैं फिलहाल यूएसए के वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं। इस बीच में अगर हम ग्राउंड ट्रूप्स की बात करें तो ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं, हमने पहले भी बताया था कि 15 दिन का ये जो अभी शांति समझौता चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, इस बीच में अमेरिका से तमाम ग्राउंड ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट ईरान और माफ़ कीजिए इजराइल और जॉर्डन में होनी शुरू हो गई थी। हमने ये भी देखा था कि कैरियर जेट्स जो C-130J और C-130 हरकुलिस जो हैं, उनके जरिए बहुत सारे अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो लगातार पहुंच रहे थे। वो इजराइल में भी पहुंच रहे थे और जॉर्डन में भी पहुंच रहे थे, तो वहाँ से बिल्डअप शुरू हो गया था। इस बीच में टॉम कॉटन हैं जो कि सेनेटर हैं यूएस कांग्रेस में, उन्होंने ये कहा है कि अक्रानसास जो उनकी 42nd फील्ड आर्टिलरी ब्रिगेड है उसको मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये उनकी तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि 50 से 60 हज़ार ट्रूप्स जो हैं वो पहले से ही मिडिल ईस्ट में मौजूद थे और ट्रूप्स का बिल्डअप किया गया है। आर्टिलरी गन्स भी वहाँ पहुँच रही हैं। कुल मिला के यूएसए जो है ग्राउंड इन्वेजन को, बूट्स ऑन ग्राउंड को भी एक ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। उसकी भी तैयारी लगातार पैरेलल समानांतर वो कर रहा है। अब यहाँ से सूरज, ये जो पूरी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। अब जो मैं एक थोड़ा सा अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरी डायरी भी लगभग ख़त्म होने वाली है, 1-2 पन्ने बचे हुए हैं। मैंने ये सोचा था कि ये डायरी ख़त्म नहीं होगी, युद्ध पहले ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अफसोस की बात है कि युद्ध हमको यहाँ से खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है कि सूरज, अब यहाँ से जो अगर युद्ध आगे बढ़ता है और हम अभी तक वेट कर रहे हैं कि यूएस का पहले क्या ऑफेंसिव होगा, उसके बाद ईरान का क्या काउंटर ऑफेंसिव आता है, उसको कितना शदीद आता है, कितना तीखा आता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि युद्ध यहाँ से कहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यूएसए अभी जो तमाम प्रयास कर रहा है वो ये कर रहा है, उसका एक सबसे बड़ा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुल आ जाए। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से यूएस की जीत तय नहीं कर सकता है। क्योंकि इस युद्ध को शुरू होने से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नॉर्मली
चल रहा था, खुला हुआ था। तो आप ऐसी एक चीज को अचीव कर रहे हो जो पहले से खुली हुई मौजूद थी, तो उसको अचीव करके आप अपने आप को कैसे अपनी जीत जो है वो घोषित कर सकते हो। तो यूएसए के लिए ये पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो बिना प्लानिंग का, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि उनकी बहुत कोई गहरी प्लानिंग नहीं थी। वो 2 से 3 दिन के लिए इस पूरे के पूरे मिलिट्री ऑपरेशन में आए थे। अब ये पूरा का पूरा मिलिट्री ऑपरेशन उनके लिए गले की हड्डी बन गया है, उनके लिए एक तरीके से साख का सवाल बन गया है, इज्जत का सवाल बन गया है। और यहाँ से यूएसए को, क्योंकि खास तौर पे जो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में 1990 के दशक के बाद में ऐसा माना जा रहा था कि यूनिपोलर दुनिया है, दुनिया में एक ही राजा है, एक ही ताकत है, जिसके इर्द गिर्द सारी दुनिया घूमती है, उसका नाम था अमेरिका। लेकिन अमेरिका का जो डोमिनेंस है, अमेरिका की जो हेजमनी है, अमेरिका का जो प्रभाव है, उसको जो है सीधे तौर पे चुनौती ईरान ने दे दी है। और यहाँ से तमाम किस्म की बातें चल रही हैं कि ये जो युद्ध खत्म होगा उसके बाद में मिडिल ईस्ट की भी सूरत हाल बहुत अलग होंगी। मिडिल ईस्ट में भी जो अलाइंसेस हैं वो नए सिरे से पनपेंगे, नए सिरे से बनेंगे, इसराइल की भी लोकल स्टैंड आई चेंज होगी। और तीसरी बात यह है कि यूएसए का भी जो पूरी दुनिया में दबदबा है उसके ऊपर भी सवालिया निशान लगाया जा रहा है। तो ये युद्ध जो है ये बहुत निर्णायक होगा, भविष्य में भी दुनिया का भविष्य आने वाले समय में तय करेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो आप ये भरोसा रखिए, इस बात को मानिए कि हम एक बड़े वैश्विक मंदी के मुहाने पे खड़े हुए हैं। अगर एनर्जी सप्लाईज इसी तरीके से रुकती हैं और कल को ऐसा ना हो कि बाबल मंदाब को अगर बंद कर दिया जाए, अगर हुतीज वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं, चाहे वो 15 दिन के लिए ही बंद कर देते हैं, तो उसके दूरगामी असर जो है हमको दिखाई देंगे इस पूरी दुनिया के अर्थव्यवस्था के ऊपर, इस दुनिया की पूरी मैशत के ऊपर हमको एक लंबा असर जो है, लंबा खरोंच उसकी दिखाई देगी। और दुनिया जो है, दुनिया भर के तमाम देश जो कि थ्राइविंग इकॉनमी है, जो कि थर्ड वर्ल्ड की खास तौर पे इकॉनमी है, वो हमको क्रम्बल करते हुए इस पूरे की पूरी महामंदी में दिखाई देंगे। तो ये अब तक की हमारी अपडेट है और आज क्लोजिंग आप कर दीजिए। है ना? हाँ, तो ये पूरा मसला था जो आपको सुल्तान ने समझाया कि कैसे अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन किया जा रहा है, ईरान की तरफ से भी। अब जो मध्यस्थता की जो बात थी जिसमें पाकिस्तान और चाइना आ रहे थे, वो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब दोनों सूरत हाल में हमें ये समझ आ रहा है कि अब एक ही कंक्लूजन है, वो युद्ध है। और ये कितना ज़्यादा बढ़ेगा वो आगे देखेंगे। हो सकता है जब ये वीडियो आपके सामने आए तो कुछ एक्शन अमेरिका द्वारा या ईरान द्वारा लिया जा चुका हो, क्योंकि हम लोग ये 7 अप्रैल रात के 9:30 बजे या 10 बजने वाले हैं अब, तब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब तक आपके पास ये वीडियो आएगा तब तक अल्टीमेटम का जो वक्त है वो खत्म हो चुका होगा। हाँ। तो ये सूरत हाल है फिलहाल, और कल क्या होगा उसके बारे में भी सुल्तान आपके पास हमेशा आते रहेंगे और जो अपडेट है वो आपके साथ साझा करते रहेंगे। देखते रहें न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।